Hello everyone, welcome back to Padoji channel and I am Sagib Pervez, your biology faculty. Absolutely right. So बच्चों, as we all know that we are continuing with our first chapter of biology class 10 and that is life processes. So बच्चों, life processes में हम लोगों ने NCERT लाइन बाय लाइन के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कर लिया है 2 पोर्शन. देखो लाइफ प्रोसेस में हमें पता है ना कि 4 पोर्शंस है और मैं उसे 4 चैप्टर मानता हूँ. सो हम लोगों ने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया, बट हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन बचा है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. सो यू कैन सी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं. इसके अलावे अगर आपको डिटेल्ड, मतलब ये जो भी है ये भी लेक्चर डिटेल्स ही है, और अगर आपने इसी लेक्चर को सुन के प्रॉपर तरीके से अगर आपने पढ़ा तो यहाँ भी आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे. एंड बच्चों, आई बिलीव कि आप सारे लोग अपने घर पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे. सबसे पहले जो एनसीईआरटी, इट्स इंपॉर्टेंट, इसके साथ एक्सप्लेनेशंस भी इंपॉर्टेंट. तो बच्चों, एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप प्लीज़ उसे सॉल्व करें. अगर आपको लगता है किसी में कोई डाउट है, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर मेंशन करें ताकि हम लोग आपको हेल्प कर सके. एंड प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एट द सेम टाइम एंड सब्सक्राइब. देखो होता क्या है कि जब आप इसे शेयर करते हो तो हमें पता चलता है कि यस यू वांट मोर ऑफ द वीडियो, क्योंकि इंप्रूवमेंट हमेशा ही ज़रूरत होता है. एंड आई बिलीव इन इंप्रूवमेंट, तो हम लोग ज़रूर इसको और इम्प्रूव करेंगे इन फ्यूचर. सो जो भी आपको लग रहा है वॉइस, लाइटिंग्स या फिर जो सेटअप है, आपको कहीं भी कुछ दिक्कतें लगती है या फिर सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो भी एक पॉजिटिव मैसेज आप नीचे ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चले. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. स्टार्ट करने से पहले हमें समझना है कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है. देखो, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में हो, यू ऑल आर मैच्योर्ड एंड यू नो एवरीथिंग वेरी नाइसली. सो ट्रांसपोर्टेशन का सीधा मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज को मूव करवाना, राइट. अगर हम बात करें खुद की, तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी एक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं, चाहे वो बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है या फिर एयरवेज हो सकता है, राइट. सो बच्चे, ये ट्रांसपोर्टेशन है, किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना. लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे बॉडी की, तो सर इसमें क्या ट्रांसपोर्टेशन है और ये हमारे लाइफ प्रोसेसेस का एक एसेंशियल पार्ट कैसे है. इसको समझने से पहले एक बेसिक एग्जांपल से बच्चा हम लोग समझते हैं कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन का एग्जैक्ट क्या मीनिंग बन रहा है. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. बच्चा, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन. सो यहां पर जो मैं बना रहा हूं, दिस इज अ बिल्डिंग. चलो, ये आपके एक बिल्डिंग है जो कि 5 स्टोरी बिल्डिंग है, राइट. 5 स्टोरी बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग के नीचे बच्चा एक वाटर रिजर्वर है. तो यहां पर पानी आपने स्टोर रखा है, किसी भी तरीके से रखा है, पानी स्टोर रखा है. नाउ इस पानी को आपको ऊपर रखे टैंक तक पहुंचाना है. ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. देखो होता क्या है, जब हम बात करें बिल्डिंग के नीचे से, तो बच्चा क्या करेंगे, हम स्टेयर्स का यूज करके या तो टॉप फ्लोर तक पहुंच जाएंगे, यस और नो. लेकिन अगर हम यहां से बकेट में पानी लेके जाए और ऊपर तक पहुंचे तो बच्चा बहुत टाइम लग जाएगा, यस और नो, मानते हो ना. इतना टाइम स्पेंड करना प्लस इतनी एनर्जी लगाना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी राइट फॉर यू गाइज, राइट. तो उसमें हमें करना क्या है, उसमें बच्चा हम लोगों को करना है वर्क को इजी. सो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि पानी नीचे से डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाए, बिल्कुल कर सकते हैं. सो बच्चा, आप सिंपल क्या करोगे कि आप यहां पर से एक पाइप कनेक्ट करोगे और उस पाइप को सीधा इस टैंक तक बच्चा कनेक्ट कर दोगे. तो यहां से जो पानी है वो ऊपर जा करके इस टैंक में आ जाएगा, पानी भर जाएगा, यस और नो. चलो, तो एक तो ये बन गया. लेकिन इस टैंक से, मतलब जो आपके ग्राउंड पे जो टैंक है, उससे बच्चा जी अगर आप राइट चलो, अगर आप यहां पर से इस
पानी को ऊपर तक लेके जाते हो तो बच्चा एक चीज याद रखो कि यहां पर आपको एक पंप की जरूरत पड़ेगी। यू नीड अ पंप, यू नीड अ पंप। पंप क्या करेगा कि यहां से पानी को बेसिकली ले करके एक प्रेशर क्रिएट करेगा और इस टैंक में डाल देगा। नाउ बच्चा क्योंकि टैंक में पानी है तो इस टैंक के थ्रू पाइप लगा के हम वापस से हर एक बिल्डिंग में बेटा, हर एक बिल्डिंग में ये पानी सप्लाई हम लोग कर सकते हैं। और यहां पर जो भी वेस्ट वाटर होगा उसको ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू हम लोग बाहर निकाल भी सकते हैं। सो दिस इज ड्रेन। एक चीज याद रखना, आपने क्या किया कि ये जो वाटर टैंक है नीचे स्टोरेज, यहां से आपने पानी पाइप के थ्रू भेजा टैंक में, लेकिन उसके लिए आपको पंप की जरूरत पड़ी क्योंकि एक प्रेशर चाहिए ऊपर तक ले जाने के लिए। तो बेटा आपने पंप सिस्टम का यूज किया और उसमें पाइप्स, ये जो आपने पाइप का यूज किया है, ये पाइप के जरिए ही पानी टैंक में पहुंचा है। समझना, अभी कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अभी बस बिल्डिंग पे दिमाग लगाओ। अब ये टैंक में जो पानी था, अब इस टैंक से भी बेटा पाइप का कनेक्शन बना हमारे हर एक फ्लोर तक, बाथरूम, किचन, जहां जहां आपको चाहिए वहां तक आपको बना। और आपने अपने घर में भी देखा होगा कि हर एक बाथरूम में, किचन में बच्चा एक और ड्रेनेज सिस्टम होता है, एक और ड्रेनेज सिस्टम होता है जो कि आपके घर का जो वेस्ट का पानी है उसको बेटा इस तरीके से एक पाइप के जरिए स्टोर करके बाहर निकालता है और ड्रेन पे जाके कनेक्ट करता है। तो ड्रेन के जरिए भी जो वेस्ट वाटर है बेटा वो आ जाता है। अगर आप लोग इस घर का स्ट्रक्चर समझ रहे हो, अगर इस घर का स्ट्रक्चर समझ रहे हो तो हमारे बॉडी में भी बच्चा ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब अगर एक इंसान है, राइट, अगर एक इंसान है, राइट, तो उसके बॉडी में बेटा हर एक तरफ जो खून है, जो ब्लड है, उसका नेटवर्क बेसिकली बना हुआ है थ्रू द ब्लड वेजल्स, और वो सारे चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ब्लड के जरिए, जैसे यहां पे पानी, तो हमारे बॉडी में ब्लड जो कि हर एक चीज को ट्रांसपोर्ट करता है। क्योंकि हम लोग लाइन बाय लाइन अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि हमारे बॉडी में भी बच्चा हर एक जगह तक किसी चीज को पहुंचाना है। न्यूट्रिएंट हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, आपके कुछ भी ग्लूकोज, कोई भी न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, उसको पहुंचाने का सेल तक काम इस ब्लड का ही है। लेकिन ब्लड को पहुंचाने के लिए बच्चा चाहिए पाइप, तो हमारे पास ब्लड वेजल्स भी होंगे, हमारे पास ब्लड वेजल्स भी होंगे। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स है। साथ ही साथ बच्चा हमारे पास हार्ट भी होगा, हमारे पास हार्ट भी होगा। तो बेटा ब्लड वेजल्स, हार्ट, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, दिस इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा हम लोग पढ़ने का ब्लड जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेजल्स जो कि पाइप सिस्टम है, हार्ट जो कि पंप है, ये हमारे बॉडी का पंप है जो कि खून को हर एक जगह तक पहुंचाएगा। साथ ही साथ बच्चा हम लोग एक और सिस्टम, जैसे यहां पर हमने ड्रेन की बात की, जैसे हमने यहां पर ड्रेन की बात की, तो बेटा हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लिम्फैटिक सिस्टम। लिम्फैटिक सिस्टम हमारे बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है। तो बेटा इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ, ठीक है, उसके बाद लिम्फ वेजल्स और कुछ लिम्फ ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि स्प्लीन, टॉन्सिल, थाइमस। तो ये सारे हमारे जो है लिम्फैटिक ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फ क्या है बेटा? ये टिश्यू फ्लूइड है। लिम्फ क्या है? टिश्यू फ्लूइड है, मतलब टिश्यू के बीच में, सेल के बीच में जो फ्लूइड होता है उसी को हम लोग लिम्फ कहते हैं जब ये लिम्फ वेजल्स में जाता है। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, और 1 घंटे के अंदर इस चैप्टर को हम लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं। बच्चा देखो,
क्योंकि डेफिनेटली डिटेल्स है 2-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली। तो बच्चा अगर आपने ये सिंपल बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट और हमारे बॉडी का कॉन्सेप्ट समझा है तो चलो आपको चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। आगे हम लोग देख लेते हैं बच्चों। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो एनसीईआरटी पहले आपसे एक सवाल कर रही है, कुछ सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो बच्चे हमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो हमेशा याद रखो, द मोर यू विल क्वेश्चन the more answer you will get and you will have the clarity about that concept. So question is important. Anytime questions are important. So just because we are learning online, I know that you don't have the privilege to get in touch with me personally, but yes, in future we are coming with the live classes also. There you can contact, but at the same time you can join Padhoji so that at least you can come here and I would be able to help you in biology and other teachers in other subjects. Okay, chalo. सो देखो यहां पर क्या कह रहा है एनसीईआरटी, समझते हैं बच्चा। एनसीईआरटी में बोल रहा है आपको विजिट अ हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बीइंग। तो आपको कह रहा है कि आप अपने घर के आसपास कोई एक हेल्थ सेंटर विजिट कर लो, ठीक है, किसी एक हेल्थ सेंटर में विजिट कर लो अपने लोकेलिटी में, और वहां पर ह्यूमन बीइंग्स का नॉर्मल हेमोग्लोबिन का रेंज देखो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हीमोग्लोबिन, अगर हम लोग बात करें हीमोग्लोबिन की, बेटा अगर हम लोग बात करें हेमोग्लोबिन की तो हेमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है बच्चा। ये क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड जो रेड है, और ये बना होता है आयरन प्लस प्रोटीन से। हीम प्लस ग्लोबिन, आयरन और प्रोटीन से बना है बच्चा हीमोग्लोबिन। जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्रिएट कर रहा होता है, और CO2 के साथ बाइंड करेगा तो कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, राइट। तो एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है और CO2 को कम। तो इसके बारे में हम आगे समझेंगे। बाइकॉन्केव शेप होता है, डिस्कॉइडल शेप का होता है, इसकी लाइफ स्पैन लगभग 120 दिन की होती है, स्प्लीन में जाके मरता है। तो ये खैर हम लोग आगे देखेंगे। तो आपसे पूछ रहा है नॉर्मल रेंज बता दो प्यारे न्यारे बच्चों कि आखिर नॉर्मल रेंज क्या। तो भैया हम तो डॉक्टर नहीं, तो हम डेफिनेटली इसको पढ़ेंगे। तो जब हमने देखा तो पता चला कि भैया जो नॉर्मल रेंज है एक ह्यूमन बीइंग का, तो मेन में देखा गया 13.5 से लेकर के 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर, राइट। ये है हमारा मेन का हेमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड। अगर विमेन की बात करें तो बच्चा कम नजर आया 12 to 15.5, और उससे भी कम नजर आया बच्चा चिल्ड्रन में, जो कि है 11 to 16 ग्राम पर DL। तो यहां पर देखो मेन में सबसे ज्यादा है, वीमेन में थोड़ा कम है, चाइल्ड में कम है। ऐसा क्यों है सर? व्हाई देयर आर डिफरेंसेस? क्योंकि बच्चा मेन प्रोड्यूसेस मोर टेस्टोस्टेरोन व्हिच स्टिमुलेट्स रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो जितना ज्यादा रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होगा बच्चा, उतना ज्यादा हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे, ऑक्सीजन का यूज करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में मेल को ज्यादा हार्मोन का यूज करना पड़ता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो ये एक रीजन है। दूसरा, विमेन के अंदर देखो क्यों कम है, क्योंकि बच्चा विमेन के अंदर जो बेसिकली मेंस्ट्रुअल स्टेजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है बच्चा, लॉस हो जाता है। उस दौरान में बच्चा बहुत ब्लड लॉस होता है, जिसके वजह से हीमोग्लोबिन वो डाउन रहता है, राइट। तो हार्मोनल डिफरेंसेस भी है दोनों में, जिस वजह से हमको नजर आता है कि भैया कम। और चिल्ड्रन में डेफिनेटली कम है, राइट, क्योंकि स्लो ग्रोथ हो रहा है और उनको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है ऑक्सीजन की। एनिमल के केस में थोड़ा अलग है। काव्स अगर हम बात करें गाय बैल में, तो जो छोटे बछड़े होते हैं उनको बहुत रैपिड फास्ट ग्रोथ होता है, तो उसमें ज्यादा आपके हेमोग्लोबिन की जरूरत पड़ रही होती है। तो यहां पर हमें ये नॉर्मल रेंज बेटा पता चल गया। तो दूसरा सवाल हमारे पास है, इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स? नो। इज देयर इज एनी डिफरेंस इन द हेमोग्लोबिन लेवल फॉर मेन एंड वुमेन? यस। तो ये देखो डिफरेंसेस है बेटा, सारे लोग नोट डाउन कर लेना, जरूरी है। ये डॉक्टर बनोगे ना, फ्यूचर डॉक्टर्स, तो ये सारी चीज जरूरी है। वैसे आपको टेस्ट नहीं करना है,
लेकिन आपको ये चेक करना है कि क्या हेमोग्लोबिन कम हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा थोड़ा बहुत है तो चलेगा, लेकिन ये डिफरेंसेस बच्चा डिपेंड कर रहा होता है ह्यूमन टू ह्यूमन, एनिमल्स स्पीसीज में डिफरेंट करता है। विजिट अ वेटरनरी क्लिनिक इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेंट इन एन एनिमल लाइक द बफेलो और काउ। तो बोल रहा है पास में किसी एक वेटरनरी आप क्लिनिक में विजिट करो जहां पर जानवरों का ट्रीटमेंट होता है, वहां पर देखो कि आखिर कुछ जानवर जैसे कि बफेलो काउ में बेटा क्या रेंज है इसका। तो जब हमने इसको देखा, चेक किया, तो हमें पता चला कि काउ में 8 to 15 है, ठीक है। तो बच्चा देखो काउ और बफेलो में 8 to 15 हम लोगों को नजर आ रहा है हेमोग्लोबिन। काव्स में जो बछड़े नजर आए उसमें थोड़ा हायर नजर आया, 9 to 15 के अराउंड। बच्चा क्यों है हाई? हाई ड्यू टू एक्टिव ग्रोथ। जो काव्स होते हैं, जो बछड़े होते हैं, उनके अंदर एक्टिव ग्रोथ होता है। आप देखना बहुत रैपिड फास्ट ग्रोथ होता है उनमें, जिसके वजह से इसमें थोड़ा सा हाई नंबर दिखा। अगर हम बात करें नेक्स्ट को, इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन काव्स मेल एंड फीमेल एनिमल? यस, 100%। नेक्स्ट, कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। तो बेटा इसमें अगर हम लोग बात करें डिफरेंस की, तो इन बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस मेल जनरली हायर हेमोग्लोबिन लेवल देन फीमेल। तो इसमें दोनों ही केस में बेटा हम लोगों को क्या नजर आया कि चाहे मेल एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स हो, दोनों ही केस में मेल का जो रेड ब्लड सेल्स है वो हमें ज्यादा नजर आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन इसका, हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन। तो बेटा देखो ये जो डिफरेंस है वो ड्यू टू क्या है? हार्मोन इन्फ्लुएंस। नंबर 1 जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है मेल के अंदर, उसके वजह से वो ज्यादा होता है, कम होता है फीमेल में। मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस की वजह से बच्चा फीमेल में हेमोग्लोबिन का लेवल कम होता है। न्यूट्रिशनल एंड फिजियोलॉजिकल डिमांड्स, किसी किसी में ज्यादा डिमांड है, राइट, उसके वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। अगर कोई आयरन कम ले तो उसके बॉडी में डेफिनेटली हेमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। कोई अगर ज्यादा ले प्रोटीन आयरन तो उसके लेवल ज्यादा रहेंगे। तो बेटा क्योंकि हेमोग्लोबिन आयरन प्लस प्रोटीन से बना है, तो ये रॉ मटेरियल्स भी इंपॉर्टेंट है बच्चा, जिसके वजह से डिपेंड कर रहा है कि हमारे फिजियोलॉजिकल डिमांड कितने, हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से करता है बच्चा। देन ग्रोथ रिक्वायरमेंट, ग्रोथ के लिए भी बच्चा जैसे यहाँ पे हमें पता चला एक्टिव ग्रोथ में ज्यादा हेमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट है। सो ये सारे जो डिफरेंस है बच्चा अच्छे से आप लोग लिख लो। आई नो आपके क्लास में ये सारे एक्सप्लेनेशन आप लोग को नहीं मिलने वाले हैं, बिकॉज कुछ ज्यादातर स्कूल्स में या कहीं पर ये स्किप किया जाता है और आपको खुद से करना होता है। तो यस, यू कैन हैव राइट नाउ द आंसर्स of this activity 5.7 of NCERT, and now you have the answers too. So I believe if this question is coming in your board, you would be able to answer it, but this is for your concept clarity, आपके concept clear हो जाए, इसी वजह से ये सवाल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन NCERT आखिर ये क्या बताना चाह रहा है बच्चों। So let us understand. So see, we have seen in previous sections that ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, तो हमें पता है यहां पर कि जो ब्लड है बच्चा वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड। देखो ब्लड की अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो एक बात क्लियर है कि जो ब्लड है दैट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड हमारे बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्टेशन, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये सारा काम बच्चा ब्लड का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ब्लड का कॉम्पोजिशन भी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं आखिर ये क्या बताना चाह रहा है। तो यहां पर फंक्शन में क्या बता रहे हैं बच्चा, एक तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, नेक्स्ट ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडीज। In class 9th we have learned about the blood being a fluid connective tissue. Yes, in class 9 in tissue chapter we have already understood this portion that blood is a fluid connective tissue. ये एक fluid connective tissue है, और इसके composition भी देखेंगे जहां पर हम लोगों को प्लाज्मा और blood corpuscles नजर आएगा, right? So blood consists of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended. जहां पे बच्चा कोई cells नहीं होते, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, प्लाज्मा ही फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड को भी कर रहा होता है डिसॉल्व फॉर्म में, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म। याद रखना, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। सो एनसीईआरटी जो यहां पे इस पैराग्राफ में लाइन मेंशन कर रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड। यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर दैट द फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू कैरी फूड,
then nutrient, gases, waste, hormones, where plasma is the main which is carrying the food and other substances here, right? Oxygen is carried by the red blood cells. So red blood cells को बच्चा एक इंपॉर्टेंट काम है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है. सो रेड ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट, हमने क्लास 9 में पढ़ भी रखा था कि रेड ब्लड सेल्स जो डिस्कॉइडल शेप का है उसमें मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि उसका जो काम है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग से लेकर के सेल्स तक, या सेल से CO2 को कुछ लेकर के लंग्स तक पहुंचाना, वो भी उसका काम होता है. लेकिन CO2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के थ्रू होता है बच्चा. Many other substances like salt are also transported by the blood. तो बच्चा जो salts है, आयंस वगैरह भी इस ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है. We thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. और साथ ही साथ बच्चा हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम भी है, नेटवर्क्स भी है कि अगर ये हमारा ब्लड में अगर कुछ भी डैमेज होता है तो उसको रिपेयर भी किया जाए. इट्स वेरी इजी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? क्योंकि हम अपने ही बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं. इट्स वेरी इजी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. चलो अब थोड़ा सा ये जो सिनेरियो हमने पढ़ा है इसको थोड़ा देख लेते हैं, ब्लड का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं. चलो तो ये आप लोगों ने समझ लिया था. इसके बाद हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं प्यारे न्यारे दुलारे बच्चों. अभी हम लोग देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. तो ब्लड कैसे बना है? अगर हम ब्लड की बात करें, तो बच्चा ब्लड को अगर आपने इससे पहले कभी भी ब्लड टेस्ट करवाया है, राइट? कभी कभी हमें कुछ सिचुएशंस आते हैं हमारी लाइफ में जहां पे हमारी हेल्थ को कुछ इश्यूज होता है, मे भी कुछ पैथोजेंस एंट्री कर जाते हैं, मे भी हमारे हेमोग्लोबिन डाउन हो गए, या फिर कैल्शियम का लेवल कम हो गया, विटामिन D3 कम हो गए, या फिर आपके बॉडी के अंदर जो है फैट्स का ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, आपको कार्डियक इश्यूज कुछ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं किडनी में, लिवर में कोई भी इश्यूज हो रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहला काम जो आपको देता है वो देता है to diagnose your blood. So you need to check the blood. So for that you need to give a sample of blood. तो आप क्या करते हो कि एक ब्लड का सैंपल जो है दे देते हो, राइट? और उसमें आपके कुछ ब्लड्स को लिया जाता है. सो यहां पर बच्चा ब्लड है, दिस इज द ब्लड, राइट? ब्लड को बच्चों एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में इस सैंपल को, इस ट्यूब को डाला जाता है. सेंट्रीफ्यूगल मशीन में एक ऐसा मशीन जो कि रोटेट करता है 1 मिनट में कुछ 100,000 टाइम्स, राइट? बहुत स्पीड स्पिन करता है. तो सर इस स्पिन की वजह से क्या होता है? बेटा देखो, जो ब्लड के अंदर जो सेल्स और बाकी सारी चीजें वो इतने स्पीड में रोटेट करते हैं, और अचानक से रुक जाने के बाद वो जो भी डिफरेंसेस है उनमें, ठीक है, उनकी मे बी थिकनेस के वजह से या डेंसिटी की वजह से, उसके बाद उसमें सेडिमेंटेशन होता है. और जब सेडिमेंटेशन होता है तो बच्चा सबसे नीचे हम लोगों को नजर आता है बच्चा ब्लड कॉर्प्यूसेल्स. ठीक है, ब्लड कॉर्प्यूसेल्स. बेटा ब्लड कॉर्प्यूसेल्स मतलब ब्लड सेल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है. और ऊपर जो फ्लूइड हमें नजर आ रहा है यहां पर, वो बेटा लाइट येलो कलर का एक पोर्शन हमें नजर आएगा, एंड दिस इज बच्चा प्लाज्मा. दिस इज प्लाज्मा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. चलो अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं. ओके, सो ब्लड की कॉम्पोजिशन की बात हो रही है, बिल्कुल यस सर. तो ब्लड के कॉम्पोजिशन में सबसे पहला पोर्शन हम लोग लिखते हैं बच्चा प्लाज्मा. प्लाज्मा की जो अमाउंट है वो पूरे ब्लड का लगभग 50 to 55% होता है. तो अगर 100 ml ब्लड है तो उसमें 50 to 55 ml जो है वो प्लाज्मा होगा. दूसरे साइड में बेटा हमारे पास है ब्लड कॉर्प्यूसेल्स और ब्लड सेल्स, राइट, जो है लगभग 40 to 45%, राइट.
सो देखो यहां पर आपको डिफरेंसेस नजर आ रहा है कि 55% और यहाँ पे 45%, तो ब्लड सेल्स कम है प्लाज्मा के मुकाबले। बेटा अगर हम लोग बात करें कि प्लाज्मा क्या है, तो बच्चा एक फ्लूइड है, मतलब ये मैट्रिक्स है जिसमें ये सेल्स घूम रहे होते हैं और बाकी सारा काम होता है। तो बेटा ये जो है ना, अगर हम इसकी बात करें तो बेटा ये स्ट्रॉ कलर का होता है, स्ट्रॉ इन कलर, और वी कैन से लाइट येलो, लाइट येलो कलर का होता है बच्चा। इसकी कॉम्पोजिशन में बेटा देखें तो इसमें हमको नज़र आएगा सबसे पहला जो इसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग हमको 90 to 92% बेटा हम लोगों को पानी नज़र आता है, वाटर। ठीक है, दूसरा हमारे पास है बच्चा कुछ प्रोटीन्स, हमारे पास है बच्चा प्रोटीन, तो प्रोटीन लगभग हमको 6 to 7% के अराउंड नज़र आता है। और प्रोटीन में भी बच्चा 2-3 प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ठीक है, नेक्स्ट फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, लेकिन वो हमें नहीं करना है, एक याद रखना है कि फाइब्रिनोजन जो कि सॉल्युबल प्रोटीन है, ठीक है, और ये जब ब्लड क्लॉटिंग एक टर्म है, ब्लड कोगुलेशन के टाइम में इसी फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है बच्चा। ये अभी सॉल्युबल है लेकिन जब ये क्लॉटिंग करेगा तो इसी से बेटा बन जाएगा इनसॉल्युबल प्रोटीन। तो प्रोटीन होते हैं बेटा। उसके बाद तीसरे नंबर पे बच्चा हम लोग यहाँ पे अदर सब्सटेंसेस लिख देते हैं। अदर सब्सटेंसेस लगभग 1% के अराउंड में है बेटा। तो इसमें जो है हम लोगों को हार्मोन्स, आयंस, वेस्ट, गैसेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स हमको यहाँ पे नज़र आएगा। तो बेटा प्लाज्मा में पानी है, प्रोटीन है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स है और अदर सब्सटेंस है। प्रोटीन में बड़ा एल्ब्यूमिन भी होगा, ये उतना ज़रूरत नहीं क्लास 10 के लिए। देन ग्लोब्यूलिन और इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है, ये बेटा तीनों प्रोटीन है जिसमें फाइब्रिनोजन हम लोगों को याद रखना, दिमाग में सेट रखना है, राइट। अंडों में जैसे एल्ब्यूमिन पाया जाता है, यू ऑल नो, प्रोटीन है टाइप का। बेटा प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। बेटा होता क्या है कि प्लाज्मा को वापस से आपने एक ट्यूब में लिया और उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में घुमा दिया। अब उसके अंदर क्या होगा, इतना ज्यादा घूमने के बाद उसके अंदर जो क्लॉटिंग प्रोटीन है वो सेडिमेंट हो जाएंगे डाउन, और ऊपर आपको एक कलरलेस एक फ्लूइड मिलेगा जिसको हम लोग सीरम कहते हैं। तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन इक्वल्स सीरम। तो सीरम आपको पता है, आप लोग हेयर में कभी सीरम लगाते हो, स्किन के लिए सीरम होता है, बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट में सीरम का यूज होता है। सो बच्चा प्लाज्मा से ही बनता सीरम। जब हम उसको क्लॉटिंग प्रोटीन हटा लेंगे तो प्लाज्मा से बन जाएगा बेटा सीरम, कलरलेस। तो ये है बेटा हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा में CO2 बेटा अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है, समझ लो लगभग 70% CO2 डिजॉल्व स्टेट में जाता है, राइट। और बाकी जो है दूसरी चीज़ें भी इसमें मिक्सड अप होती है, राइट। चलो, तो ये हमारा जो है प्लाज्मा हम लोग को याद रखना। बेटा ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स में हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स, RBC, जिसे हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है बेटा। रेड ब्लड सेल्स जो है इसी प्लाज्मा, बेसिकली इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और इसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करके, ठीक है। तो इसके नंबर्स हम नहीं पढ़ना है, 5.5 मिलियंस पर मिलीलीटर अगर हम लोग बात करें, क्यूबिक मिलीलीटर वो सब नहीं करना है। तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स हो गए। दूसरे बच्चा हमारे पास है WBCs की बात करें हम लोग तो वाइट ब्लड सेल्स, जैसे हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, लगभग 5000 इन नंबर, 5000 से 8-10,000 के अराउंड में ही होता है 1 क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड में, ठीक है। सो WBCs। तीसरा बच्चा हमारे पास है प्लेटलेट्स,
प्लेटलेट्स बच्चा जिसे हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ये बेटा it's not a cell, it's granules of cells। ग्रैन्यूल्स ऑफ सेल, आपको पता है ये तीनों जो सेल है इसको बनाता कौन है? ये बनता है बेटा बोन मैरो में। बोन मैरो मतलब हमारा जो बोन होता है उस बोन के बीच में जो मैरो होता है, ठीक है, उसी से बच्चा ये बनता है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, तीनों का जो फॉर्मेशन है। अब लाइफ की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स 120 दिन तक जिंदा रहता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स बच्चा कुछ दिनों तक 2 4 5 7 दिन तक जिंदा रह सकता है, कुछ घंटों से। प्लेटलेट्स भी लगभग कुछ आवर से कुछ डेज तक ही जिंदा रह सकता है। तो यहाँ पर तीनों का अलग फंक्शन है। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाने में हेल्प कर रहा होता है। ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम। इसके भी अलग अलग टाइप्स है जो आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ग्रैनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। देन ग्रैनुलोसाइट्स में भी आप लोगों ने अलग अलग पॉइंट पढ़ रखे होंगे, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, ठीक है। और एग्रेनुलोसाइट्स में आपने पढ़ रखा होगा मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो बेटा ये सारे के सारे वाइट ब्लड सेल्स हैं। उतना डिटेल्स में हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना, लेकिन हमें ओलंपियाड्स के नजरिए से तो पढ़ना होता है। खैर अभी ओलंपियाड्स की क्लास नहीं हो रही है, ये हो रही है हमारी नॉर्मल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। प्लेटलेट्स बच्चा ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो ब्लड क्लॉटिंग के दौरान प्लेटलेट्स ही हेल्प कर रहा होता है कि लास्ट में जो फाइब्रिन बन रहा होता है। तीनों की शेप की बात करें बच्चा तो रेड ब्लड सेल्स जो है डिस्कॉइडल शेप का होता है, बाइकनकेव शेप का होता है। लेकिन जो वाइट ब्लड सेल्स है एमीवाइटिक इन शेप और नेचर, मतलब नो फिक्स शेप, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता क्योंकि इसको जगह जगह जाना पड़ता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका भी कोई फिक्स नहीं है इसमें, लेकिन न्यूक्लियस बेटा नहीं होता है और ये फ्रैगमेंट्स है, ग्रैन्यूल्स है हमारे सेल का, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास ब्लड का बेटा कॉम्पोजिशन, प्लाज्मा, और इधर हो गया ब्लड सेल्स, ठीक है। सो आई बिलीव आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आया है, यस और नो। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और फिर आगे देखते हैं कि आखिर क्या है आगे। बच्चा मैंने आपसे बताया कि हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड, और ब्लड के बाद देखने वाले हैं बच्चा ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द पाइप सिस्टम। वी आर टॉकिंग अबाउट द पाइप सिस्टम विच विल कैरी दी ब्लड। जो ब्लड को बच्चा कैरी करेगा उसी को हम लोग कहते हैं पाइप सिस्टम, राइट। सो यहां पर हम लोग को समझना है कि आखिर ये किस तरीके से ब्लड को कैरी कर रहा होगा। तो बेटा पाइप सिस्टम है, जैसे कि हमारी बिल्डिंग में हमने एग्जांपल देखा था, तो सेम यहां पर भी है। तो चलो यहां पर ब्लड वेजल्स में हम लोग 3 ब्लड वेजल्स पढ़ेंगे। नंबर 1 इज आर्टरीज, दूसरा हमारे पास है बच्चा वेन्स, तीसरा हमारे पास है बच्चा कैपिलरीज। देखो जो आर्टरीज होता है बच्चा, उसकी अगर हम बात करें डायरेक्ट सिंपल तरीके से समझो कि इसका जो ल्यूमेन होता है, इसका जो ल्यूमेन होता है वो होता है नैरो ल्यूमेन। ये होता है नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब समझते हो ना बेटा, अंदर जैसे एक पाइप के अंदर का जो डायमीटर होता है दैट इज द ल्यूमेन। जो पाइप के अंदर का जो जगह है हॉलो स्पेस दैट इज ल्यूमेन। तो इट्स अ नैरो ल्यूमेन, थोड़ा नैरो होता है, कंस्ट्रिक्टेड होता है। लेकिन बेटा इसके जो वॉल है ना, ये जो वॉल आप देख रहे हो ये थिक मस्कुलर वॉल होता है, थिक मस्कुलर फ्लेक्सिबल वॉल। ऐसा क्यों? ताकि वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर सके। देखो होता क्या है कि आर्टरीज की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं ऑलवेज कैरी और कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर
बेटा एक तो समझ में आ गया कि जो आर्टरीज होती है उसके जो ल्यूमेन है, जो ये जो स्पेस है वो बेटा नैरो होते हैं, लेकिन इसके जो वॉल हम देख रहे हैं बेटा, ये वॉल होते हैं थिक। ये वॉल क्या होते हैं? होते हैं थिक, ठीक है। और ये मोटे वॉल होने का इसलिए नजर क्योंकि अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है बेटा, ये जो अंदर हम लोगों को जो ब्लड नजर आ रहा है उसका एक अच्छा खासा प्रेशर होता है। सो हाई प्रेशर ब्लड, तो इतना प्रेशर में ये फट जाता है, तो उसको रोकने के लिए बेटा मोटा एक अंदर बाहर से जो है लेयर है, थिक मस्कुलर फ्लेक्सिबल वॉल है, तो जिसके वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन हो सकता है। दूसरा कि हमारे ये जो बेटा आर्टरी है ना, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। तो बेटा ये हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाता है, कभी हार्ट की तरफ नहीं देखोगे कि ये ब्लड को लेके आ रहा है, तो हमेशा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी कर रहा होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स की तरफ, हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जा रहा है, तो देखो लंग्स की तरफ लेके जा रहा है, कहां से? हार्ट से। हमेशा ये हार्ट से दूर जा रहा होता है बेटा, है ना, हार्ट की तरफ नहीं। तो ये हमारे पास आ गया बेटा। नेक्स्ट देखो हमारे पास अगर हम वेन्स की बात करें, तो वेन्स में बेटा एक चीज समझो कि वेन्स के जो ल्यूमेन होते हैं वो बेटा होते हैं वाइड। देखो यहां पर हम लोग लिख देते हैं इसमें वाइड ल्यूमेन, है ना, यहां पर दिस इज वाइड ल्यूमेन। और दूसरा बेटा थिन मस्कुलर वॉल, लेस फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को बहुत कम नजर आएगी, ठीक है बेटा। साथ ही साथ हम लोग इसमें बना देते हैं इस तरीके से वर्ब्स, है ना, तो बेटा हम लोगों को यहाँ पे नजर आएगा कि वर्ब्स आर प्रेजेंट, है ना, वर्ब्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट backflow, to prevent backflow of blood। तो बेटा ब्लड के बैक फ्लो से रोकता है। देखो अगर हम तीनों ब्लड वेजल्स की बात करें तो उसमें से हमारे जो वेन्स है उसके जो लाइनिंग है उसमें हम लोगों को वल्व नजर आता है, ठीक है। जैसे कि ये अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर बेटा इस तरीके से हम लोगों को इस तरीके से वल्व नजर आएंगे, है ना। अब इस वल्व का बेटा काम क्या है? देखो बहुत सिंपल है। जब ब्लड यहाँ से ट्रैवल करके जाएगा ना, मान के चलो इस साइड ब्लड आ रहा है, इस साइड इधर से इधर ब्लड ट्रैवल कर रहा है, तो पीछे नहीं जा सकता क्योंकि पीछे से ये क्लोज हो जाएगी। इट्स अ वन वे डोर, मतलब एक साइड ही ओपन हो रहा है ऐसे, है ना। ये देखो ये इस साइड ओपन हो रहा है, पीछे से जैसे फ्लो होगा वो इस तरीके से बंद हो जाएगा। इट्स लाइक ओपनिंग दिस साइड फ्लो की वजह से। और एक बात याद रखो कि जैसे आर्टरीज में क्या होता है, जो हाई प्रेशर ब्लड होता है, ठीक है, ड्यू टू पंपिंग ऑफ हार्ट, तो हार्ट पंप करता तब इसमें ब्लड जो है प्रेशर से जाता है, लेकिन वेन्स में हार्ट का कोई रोल यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। तो ये हमारे बॉडी के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और मूवमेंट की वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन, जिससे बच्चा आगे ब्लड बढ़ता है, और वल्व की वजह से वो ब्लड पीछे नहीं जा सकता, इसी वजह से बच्चा वो धीरे धीरे इस तरीके से आगे जो है मूव करता है, फिर पीछे नहीं आ सकता, राइट। सो ये है हमारा बेसिकली वेन्स। तो वेन्स हमें याद रखना है, और सबके वॉल के अराउंड में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होगी, लेकिन ऊपर जो है हम लोगों को नजर आएगा कहीं पे मस्कुलर्स भी प्रेजेंट है, राइट। तो ये हो गया दूसरा। तो ल्यूमेन जो है वाइड किस में है बेटा? वाइड ल्यूमेन है बच्चा वेन्स में। वल्व किस में प्रेजेंट है बेटा? तो वल्व प्रेजेंट है हमारे वेन्स में। एट द सेम टाइम अगर हम इसकी बात करें तो वेन्स ऑलवेज कैरीज deoxygenated blood except pulmonary vein। बेटा पल्मोनरी वेन के अलावे जो है
हर एक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा होता है, ठीक है। दूसरा, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम, ओके, it carries blood towards the heart। तो बेटा ये हार्ट की तरफ लाता है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज, है ना। तो बेटा जितने भी ऑर्गन और टिश्यूज है वहां से हार्ट की तरफ ब्लड को लाने का काम हमारे वेन्स का होता है। नाउ कैपिलरीज, बेटा कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज जो होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं। तो ये लगभग 1 सेल थिक ल्यूमेन होता है। बेटा जो ये सेल, इसका जो साइज है वो 1 सेल, मतलब एक सेल की इतनी इसमें मोटाई होती है। साथ में साथ बच्चा इसमें जो है कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स फॉर डिफ्यूजन के लिए, बेटा पोर्स चाहिए। और बेटा ये बना होता है किससे, मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये बना है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से। तो बेटा देखो ये एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत थिन होता है, ठीक है, इट्स वेरी थिन, और ये लगभग हर एक टिश्यू के अराउंड एंट्री करता है ताकि ये गैसेज एक्सचेंज या न्यूट्रिएंट एक्सचेंज इसी से हो पाए। तो डिफ्यूजन मैंने लिख लिया। तो जो न्यूट्रिएंट बेटा सेल तक पहुंचता है वो इसी कैपिलरीज के थ्रू, जो गैसियस एक्सचेंज हम लोग करते हैं लंग से हमारे ब्लड में वो इसी कैपिलरीज के थ्रू आता है। सो इट्स अ वेरी फाइन थिन, वेरी थिन बेसिकली ब्लड वेजल्स। तो हमारे पास हो गए आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, राइट। सो ये 3 ब्लड वेजल्स है बच्चा। इसके अलावा आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोल्स भी होता है, वेन्स के बाद वेन्यूल्स भी होते हैं। तो वो बेसिकली एक अलग पार्ट है, तो वो हम लोग देख सकते हैं। फिलहाल आप ये पॉइंट जो है आप दिमाग में अच्छे से मेंशन करना है ना। होप कि आप लोगों की सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो गई। अगर आपने इतना सा देख लिया है तो बच्चा देयर इज़ नो वे दैट यू कैन नॉट आंसर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम बोर्ड। सो दिस इज इट। तो आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।